अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। मुझे आज इस नशस्त में वैंकूवर कनाडा से सरदार लतीफ़ खोसा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब की शख्सियत पाकिस्तान में किसी तारुफ की मोहताज नहीं। खोसा साहब पाकिस्तान में गवर्नर पंजाब रहे हैं, फील्ड मिनिस्टर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान रहे हैं, बार एसोसिएशन की मुख्तलिफ पोजीशंस पे रहे हैं। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जिसमें आप लोग शायद अक्सर वाकिफ ना हो, सरदार लतीफ़ खोसा की 1947 में बर्थ हुई। जैसे पाकिस्तान 1947 में क्रिएट हुआ, सरदार लतीफ़ खोसा की ज़िंदगी का आगाज़ भी 1947 से हुआ। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि 1960 में खोसा साहब ने मैट्रिक किया। यूँ खोसा साहब पाकिस्तान की तारीख के शाहिद भी हैं, फिर पाकिस्तान की सियासत के एक प्लेयर भी हैं, फेडरल मिनिस्टर रहे, पाकिस्तान में गवर्नर पंजाब रहे, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान रहे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के करीब रहे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तहरीक को देखा, इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। और दो किताबें इनकी पाकिस्तान की और बड़े सग़ीर की तारीख के हवाले से पब्लिश हो चुकी है। पहली किताब जो इस हिस्ट्री के हवाले से थी, यूँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे भी उन्होंने लिखा, लेकिन हिस्ट्री के हवाले से डायनेस्टिक सक्सेशन इन साउथ एशिया या इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, फिर मेकिंग ऑफ मार्टर्स इन इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये दो किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। दोनों किताबें पाकिस्तान से बाहर वेस्टर्न पब्लिशर्स ने पब्लिश की हैं। तीसरी किताब बहुत जल्दी मुतवक्को है कि पब्लिश होगी, जिसका उन्वान और टाइटल है पाकिस्तान बिटवीन बैलेट्स एंड द बैरक्स। सरदार खोसा साहब, बहुत शुक्रिया मेरे लिए वक्त निकालने का। मुझे याद है तकरीबन बहुत महीने पहले 2025 में भी हमने एक बड़ी तवील निशस्त आपके साथ की थी, उसको लोगों ने बहुत ज्यादा उसका फीडबैक भी था। खोसा साहब, मैं बाकी बातों का तो आपसे आगाज करूंगा, बहुत सी चीजें आपकी किताबों के हवाले से बात करूंगा, मुख्तलिफ अदवार जो आपने देखे, फील्ड मार्शल अयूब खान का दौर आपने देखा, यहया खान का आपने दौर देखा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जमाना आपने देखा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जिस किस्म का ट्रीटमेंट किया गया वो आपने देखा, जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल का जबर आपने देखा, फिर आपने म्यूजिकल चेयर्स देखी नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमतों की 90s में, द नॉटी 90s, फिर जनरल मुशर्रफ का आपने दौर देखा, फिर आपने आसिफ अली ज़रदारी साहब का दौर देखा, फिर आपने नवाज शरीफ का, फिर इमरान खान, और फिर आपकी जो सारी कैफियत है, इन सब इशूज़ में बात करना चाहता हूँ। लेकिन अब से चंद घंटे पहले एक प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन जो अमेरिका में ही होते हैं, उन्होंने यह दावा किया कि जीएचक्यू के 3 हाईली प्लेस्ड सोर्सेस ने उनसे कन्फाइड किया है कि खुदा ना खास्ता फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान बहुत अरसे से दुनिया में नहीं है, इसी वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट उनकी किसी से मुलाकात जो है वो नहीं करवा पाती। इसको हम लोग बिलीव नहीं करते, हम समझते हैं कि यह अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, लोगों को ज़हनी तौर पर प्रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ, अगरचे मैं यहाँ निजी उस पे दौरे पे था और आपने मुझे यहाँ वैनकूवर से पकड़ लिया है, तो आपका बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं न सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी बल्कि अपने वतन के पासबानों के साथ भी और आपको आपके तवस्सुत से हम कलाम हो सकूं। देखें, ये तो देयर इज मेथड इन मैडनेस। ऐसे तो कभी इस तरह की खबरें कभी भी नहीं आ सकती हैं, ना आप और दे सकते हैं, ना कोई और सहाफ़ी वहां कर सकता है, क्योंकि पीका में जो उन्होंने कर दिए हैं तरामीम, जिसमें ये एक तो है कि जो है फेक न्यूज होगी और एक तरफ सेंसेशनल न्यूज होगी, एक तरफ जो है मस्बत खबर होगी, और अगर जो है उनको पसंद ना आए, जो माशाल्लाह मुक़्तदर हल्का है इस वक्त, तो फिर आपको 3 साल सजा भी होगी, 20 लाख रुपया जुर्माना भी होगा। तो इसलिए ये कोई आम सोर्स से तो आई नहीं है ये खबर, जिसने भी दी है वो जाहिर है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये एक फीलर छोड़े जाते हैं। इसी तरह आप देखेंगे अब रिसेंटली जो हुआ है, मोहसिन नकवी साहब का एक बयान आता है कि जी ये सारा निजाम फेल हो चुका है मुकम्मल तौर पर, यानी आप काबीना के रुकन हो, यू आर पार्ट ऑफ द कैबिनेट, और कैबिनेट की आपको पता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब एक वजीर बोलता है तो वो सारी हुकूमत की तर्जमानी कर रहा होता है। ये नहीं होता है कि अब वजीर साहब आइसोलेटेड स्टेटमेंट देके आप कहें जी ये मोहसिन नकवी का बयान है, ये हुकूमत पाकिस्तान का बयान नहीं है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान जो है वजीर आजम और काबीना और उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो इमरान खान के बारे में मसलसल अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, जाहिर है हमें से कोई इसको वेरीफाई नहीं कर सकता। कभी खबर आती है पहले उनकी आंख का मसला हुआ, फिर उनके कहा कि ब्लड प्रेशर बहुत तेज है, फिर खबर आ गई कि रेशा हो गया हाथ में, उनको ट्रेमर है। इन तमाम खबरों के पीछे इनका मकसद क्या है? व्हाट इज द मेथड इन द मैडनेस? देखें, ये जो लेटेस्ट है वो तो बातें जो हैं वो तो चूंकि मैं उसका वकील हूं उनका, और मेरे ही उस पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अफरीदी साहब ने जो है वो सुन के उन्होंने फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाकर सलमान सफदर को जेल में भेजा था। वो मेरी ही पिटीशन थी, और उस पर उन्होंने जो है आकर जो रिपोर्ट की कि उनकी दाहिनी आंख जो है उसमें रेटिना में ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, जिसकी वजह से उनको धुंधलाहट महसूस होने लग गई उस दाहिनी आंख में। और अक्टूबर 2025 की बात है, और जून तक सुपरिंटेंडेंट जेल के कान पर जूं तक ना रेंगी, और वो जेल डॉक्टर से ही वो ड्रॉप्स देता रहा, और जब मुकम्मल विजन उनकी दाहिनी आंख बंद हो गई तो उसके बाद जो है उनको पिम्स में जनवरी में ले जाया गया, और जनवरी में भी 20 मिनट का प्रोसीजर करके वापस उनको जेल में भेज दिया गया, और ये इख्फा रखा गया, किसी को नहीं बताया गया।
ये तो एक जर्नलिस्ट ने ये लीक आउट कर दी, खबर आई तो फिर जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब को वो जाके बयान देना पड़ा, और फिर जो है जाहिर है कि तशवीश सारे पाकिस्तान में फैल गई, और सनसनी फैलनी ही थी, क्योंकि ना फैमिली को आप बताते हैं, ना उनके मुआलिज जो जाती हैं उनको आप शामिल करते हैं, ना उनके वकला को आप जो है गवारा करते हैं कि उनको इत्तला दें। हालांकि जेल मैनुअल खसूसन इस चीज का मुतकाजी है कि अगर कोई ऐसी बात हो तो पहले उनके जो है रिश्तेदार, उनके वकील को इत्तला दी जाए, और उनको शराकत और शमूलियत के साथ जो है अगर अस्पताल ले जाना। पर वहां से तो समझ आती है कि वो तो बिल्कुल उनका था। ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, देखें पीरजादा साहब, ये मेथड इन मैडनेस जो मैंने कहा है, ये बदकिस्मती है कि हम फिर उस नहज पर आ गए हैं जो जियाउल हक का और भुट्टो का मसाला था। और बुनियादी तौर पर मैं तो वकील ही। जियाउल हक और भुट्टो का क्या मसला था, किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप? भुट्टो साहब का भी जियाउल हक ने जब उनको माजूल किया था और उनको जब मरी में ले जाकर उनको कहा कि तुम्हें प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा जा रहा है और 90 दिन के बाद इलेक्शन होंगे और आप दोबारा वजीर आजम ही बनेंगे, तो वो भी एक डिसेप्टिव था। क्योंकि भुट्टो साहब को जब छोड़ा गया तो लाहौर में उनका फकीरुल मिसाल जो रिसेप्शन हुआ था, जियाउल हक को समझ आ गई, और जियाउल हक जब मिलने जाता है मरी में, भुट्टो साहब को मिलने जाता है, तो ही रिफ्यूजेस टू सी हिम, और भुट्टो साहब कहते हैं कि आई डोंट वांट टू सी दिस मैन। और मैं जब बाहर निकला तो मैं इसके मूंछों का जो है ना, इसके मूंछों के बालों से अपने तस्मे कूट के बनाऊंगा। और ऊंचा ऊंचा उसको कह रहा था भुट्टो साहब, और जियाउल हक सुन रहा था बाहर बैठे हुए। तो जियाउल हक को उनको कहता है, और ये मेहदी साहब ने अपनी किताब में भी लिखा है और इंटरव्यू में भी कहा है, उसने कहा जी, जियाउल हक कहता है यार ये मूंछों के बाल के तस्मे भी बन जाते हैं, बूट के तस्मे भी बन जाते हैं। तो बाहर का उसको ये अंदाजा हो गया था कि भुट्टो जब आएगा तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। तो उसने कहा एक कब्र है और 2 अशखास हैं, और बदकिस्मती से उसने लेकिन खोसा साहब, इमरान खान ने कभी इस किस्म की बातें नहीं की हैं। इमरान खान ने इस किस्म की शख्सी छोड़ा गया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये फीलर इसका देखे ना, या तो प्रोसिक्यूट करते हैं उसको, उस जर्नलिस्ट को जिसने ये खबर दी है, उसने 3 जर्नलों का सर्विंग सिटिंग जनरल्स की बात की है उसने। देखिए प्रोसिक्यूट, देखिए वो जहाज सईद खान साहब तो न्यूयॉर्क में है ना, प्रोसिक्यूट कैसे करेंगे? और ये तो भी 3-4 घंटे पहले की बात है। अगर ये केस बना भी देंगे बजाज साहब के ऊपर, वो तो पाकिस्तान में चलता रहेगा, पहले बहुत केसेस बनाए हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप फिक्र ना करें, नहीं बनेगा केस, नहीं बनेगा, बिकॉज स्पैनर छोड़ा गया है कि कितना रिएक्शन होता है, ये अवाम के अंदर कितना रिएक्शन होता है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ द मेथड ऑफ मैडनेस वर्क्स ओवर देयर। तो इसलिए वो ये देखना चाहते हैं कि इमरान खान को खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता है या किया जाता है तो उसका रिएक्शन पाकिस्तान के अवाम के अंदर कैसा होगा। आप फिक्र न करें, कल जो है ये आज या कल, चूंकि 12 घंटे का फर्क है, आज अगर मुलाकात नहीं करवाते, क्योंकि मंगल को और जुमेरात को मुलाकात होनी मकसूद होती है। मंगल को फैमिली की मुलाकात होती है और लॉयर्स की, और जो है जुमेरात वाले दिन, और ये हाई कोर्ट के 3 जजेस ने ऑर्डर किया हुआ है। लेकिन 8 माह से बिल्कुल मुलाकात बंद है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा रहा है, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सिवाय अदालत के कोई और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को अख्तियार नहीं होता सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो ये तो अदालत का भी मजाक उड़ा रहे हैं और ना ही अदालत के कोई फैसलों को मानते हैं। लेकिन खोसा साहब, अदालत तो कोई पाकिस्तान में बची नहीं ना, मतलब हम वी कैन नॉट बी फेकिंग इट ना, हम इसकी किसी गलतफहमी में तो नहीं रह सकते, हम पोज नहीं कर सकते, कोई अदालत नहीं है पाकिस्तान में आज। आपको इन सारी चीजों का मेरी इस तीसरी किताब में जवाब मिल जाएगा, और खसूसन जब आप एपिलॉग पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि माशाल्लाह हमने किस तरह अपनी स्टेट को गैरिजन स्टेट बना के मिलिटराइज कर दिया है, हर इंस्टीट्यूशन में हमने भर्ती कर दिया है। और हियर इज अ कंट्री व्हिच द आर्मी ओन्स दिस कंट्री। बदकिस्मती है कि मुल्क के फौज हुआ करती है, यहाँ फौज का मुल्क आ गया है, और इसकी इन हताहत की वजह ये है क्योंकि इंडिया में देखें कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, कभी किसी जनरल ने आर्मी चीफ को जरूरत नहीं हुई है कि वो सियासत में मुदाखलत करे। उसकी वजह इन्हीं किताबों में जो मैंने लिखी है, और आपको नजर आ जाएगा कि उसमें नेहरू साहब को जो है, और पहली किताब जो है उस नेहरू और उसी पर है, नेहरू साहब को जो है 15 साल मिले वज़ारत उज़्मा के इंडिया में, और उसके बाद जो है इंदिरा गांधी और फिर जो है राहुल आया, तो ये 40 साल तकरीबन पर मुहित है, एक तसलसल इंडिया का कंटिन्यूटी आई। उन्होंने फौरन अपना आइन भी बना लिया, और उन्होंने अपनी जमहूरियत को इस तरह से मजबूत कर दिया कि आर्मी चीफ ने अगर सियासी बयान दिया करीब से भी तो उसको वो बरतरफ कर देते थे, किसी को जरूरत नहीं होती थी कि कोई करे। नॉट दैट आई एम प्रेजिंग इंडिया, आई एम नो फैन ऑफ इंडिया एट ऑल, लेकिन हकीकत यही है कि बदकिस्मती हमारी के हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जिन्होंने गैरिजन जाके 48 में कहा, और जिनकी 11 अगस्त की भी अगर आप तकरीर देखें, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा वहां भी 11 अगस्त को कि आप तनख्वाहदार मुलाजिम हैं, लोग अवाम के, पाकिस्तान की अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है, इसलिए आप मुलाजिम हैं पाकिस्तान के अवाम के और पाकिस्तान के मुल्क के। हुकूमतें आती जाती रहेंगी, लेकिन यू हैव टू ओबे द पीपल ऑफ पाकिस्तान, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आपका कोई दखल अमल नहीं होगा, यू हैव टू ओबे द कमांड। बट उसके बावजूद पाकिस्तान एक गैरिसन स्टेट बन गया,
अब आप ठीक है, देखिए ना, आपने तो हजारों सफात की किताबें लिखी ना, अब हजारों सफात की किताब 48 में हमसे मुनकते हो गए, बीमार हुए, या वो भी थेरी आपको पता ही है हमारे यहाँ थेरी से, लेकिन उम्र भी बहुत ज्यादा थी उनकी। थेरी चलती है यार, कौन लेके जाता है उधर जियारत में, कौन लेके जाता है जिस शख्स को आखिरी स्टेज हो ट्यूबरक्लोसिस की, वो कोई जियारत में लेकर जाएंगे? वहां ना अस्पताल कोई ऐसा, ना कोई फैसिलिटीज है। नहीं खोसा साहब, उस जमाने में चूंकि ये जो हाई पॉइंट्स होते थे एल्टीट्यूड के, जैसे मरी है, यहाँ सैनिटोरियम्स होते थे उस जमाने में, चूंकि ट्यूबरक्लोसिस का सही इलाज नहीं था, तो उस जमाने में ये था कि भाई आप ऊंची जगह पे ले जाएं, रेयरफाइड हवा होगी, वहां हवा बेहतर होगी, तो ये था ना उस जमाने में कॉन्सेप्ट। मरी के करीब सनी बैंक में ये तो देखें कि जिस स्टेज पर उनको लेकर गए थे, जब लियाकत अली खान मिलने जाता है तो वो कहते हैं अपनी बहन को, पहले मुझे सूट पहनाओ, फिर मुझे बिठाओ कुर्सी पर, फिर मुझे सिगार दो, फिर मुझे अखबार दो, और वो गिर जाता है सब कुछ। यानी ही वाज एट अ स्टेज वेयर ही कुड नॉट इवन सिट प्रॉपर्ली, और वो इस स्टेज पर उनको क्या हवा और फिजा की जरूरत थी, या उनको डॉक्टर और इलाज की जरूरत थी? बात क्या, उसको छोड़ दें कि जी उनकी जो है वो जो एम्बुलेंस जो है खराब हो जाती है, या बैकअप कोई नहीं होती है, और वो परस्पायर कर रहे होते हैं, और वो उस कैफियत में फौत हो जाते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि 48 में वो फौत हो गए, पर 1951 में हमने लियाकत अली खान को मर्डर कर दिया, और लियाकत अली खान को मर्डर करने वाले को भी मर्डर कर दिया, और फिर फाइल को भी, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे फाइल, वो भी जब जहाज ही ब्लो अप हो गया, और वो फाइल भी गई, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी शहीद। अच्छा, ये वाकया मेरे नॉलेज में नहीं है, जहाज कौन सा क्रैश हो गया, फाइल कौन सी खत्म हो गई, वो क्या कहानी है? वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ये आपको मेरी इस किताब में मिलेगा, और वो ऑथेंटिक है, जो रेफरेंसेस दिए हुए हैं। वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो था, वो फाइल जो लेकर जा रहा था, जिस जहाज में ट्रेवल कर रहा था, वो जहाज जो है एक्सीडेंट होता है, और जहाज एक्सीडेंट में वो भी मारा जाता है, फाइल भी जो है जल जाती है, खत्म हो जाती है। सो देयर इज हाउ इंटरेस्टिंग। मगर कहने का मकसद यह है कि अक्टूबर 1951 में लियाकत अली खान फौत हो गए। उसके बाद फौत तो नहीं हो गया ना सर, एक सेकंड, लियाकत अली खान कत्ल हुए, मर्डर हुए, असैसिनेट हुए। He was murdered. He was assassinated, and everybody knows it was then अकबर, जनरल अकबर था, जिसने बड़ा गुस्से का इजहार भी किया था, और बरमला कहा था। वो जो कश्मीर में जो हमारे लश्कर कशी हो रही थी, उसका ख्याल था कि अगर लियाकत अली खान ये जो है नेहरू के चाल में ना आता और सीज फायर ना करता, तो हमने कश्मीर को फतह कर लिया होता, हमने काट दिया होता वो रास्ता जो हिंदुस्तान सिर्फ आ सकता है। ये एयरलिफ्ट करवाया गया इसलिए कि वो जो है उसको स्पेस मिल गई इंडिया को और नेहरू को, वगैरह वगैरह। वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि जब ये कत्ल होते हैं, तो उसके बाद हमारे सिविल ब्यूरोक्रेट सर टेक ओवर कर लेते हैं, और 58 में सीधा मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। अब आप अंदाजा करें, और जो पाकिस्तान के यानी आजादी के जो लाओ लश्कर में जो आगे मुतहर्रिक और फाल थे, सोहरवर्दी जैसे बंदे भी, उन पे एब्डो लगा दिया गया, यानी उनको प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स से उनको बाहर कर दिया गया, और उनको प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ गया, जो एक तरह से फाउंडिंग क्रिएटर था सोहरवर्दी। अच्छा, अब आप अंदाजा करें, देखें कि ये जो है एक सिविल ब्यूरोक्रेट या मिलिट्री ब्यूरोक्रेट ने, एक ने भी इंपीरियल जो है सर्विस नहीं छोड़ी थी। आज बरतानिया की कोई एक ने भी नहीं छोड़ी थी, सिविल सर्विस या मिलिट्री सर्विस को नहीं छोड़ा था। कायदे आजम के पीछे हरावल दस्ते के तौर पर आकर आजादी के उस लाओ लश्कर में आके शामिल होते, या शरीक होते, या उनकी कोई कंट्रीब्यूशन होती पाकिस्तान के बनने, और पाकिस्तान के एकदम ठेकेदार बन गए। और वो जो थे आजादी के मतवाले, आजादी के जाले, जिन्होंने सब कुछ कुर्बानियां दे के सब कुछ, और यानी लियाकत अली खान का ये आलम था कि जिसने उससे गुस्ल दिया, उसने उनकी बुनियाद फटी हुई पाई, और वो नवाब था। लियाकत अली खान वाज नवाब इन इंडिया, लेकिन उसने कहा कि मैं अपना क्लेम नहीं लूंगा जब तक मेरे पाक जो मुहाजिर होकर आए हैं, जब तक आखिरी बंदे को उसका हक नहीं मिल जाता, मैं उस वक्त तक जायदाद नहीं लूंगा। और उसका आलम यह था कि उसकी बुनियाद फटी हुई थी। अब हमने ऐसे 4 लोगों को भी हमने एब्डो लगा दिया। और सोहरवर्दी का तो मैं जाती तौर पर इसलिए कि वो लाहौर में प्रैक्टिस करते रहे, उनका ये आलम था कि वो न सिर्फ जॉइंट जब बंगाल था उसके वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर थे, बल्कि वो यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर भी बने, और बहुत ही वाज अ जेंटलमैन एंड लॉयल पार एक्सेलेंस। क्या उनकी कमाल की वकालत थी। आप फिर कैसे डिफाइन करते हैं भुट्टो की जो सक्सेस है शिमला में, कि भुट्टो ने कुछ खास कंसीड नहीं किया? वो हारा हुआ मुल्क था, मुल्क आधा हो चुका था, रकबा हिंदुस्तान के पास था, वेस्ट पाकिस्तान का 93,000 कैदी हिंदुस्तान के पास थे, 193 लोगों पर उन्होंने मुकदमा चलाना था, तो भुट्टो ने कैसे शिमला पुल किया? डेफिनेटली मैं तो कह रहा हूं कि भुट्टो एमर्ज्ड आउट ऑफ दैट। देखें, भुट्टो बना ही भुट्टो वहां से था जब उसने वहां तकरीर की, वील फाइट फॉर 1,000 years even if we have to eat grass, we are Muslims because we are fighters and we are fighters because we are Muslims and my country hearkens for me। और इस तरह उसने 2 लख्स करके टुकड़े करके तो
वो मुंह पर फेंके और सिक्योरिटी काउंसिल से जो पोलिश करारदाद थी उसके अपने कागज फाड़े सर, ना अपने डॉक्यूमेंट्स फाड़े थे, पोलिश करारदाद नहीं फाड़ी थी सर। पोलिश करारदाद तो उसके हाथ में नहीं थी ना। नहीं सॉरी, अपने अपने ही बात चले। हम आपका क्या ख्याल है कि जो असेंबली में रोज मैं एमएनए हूं, बजट पे हमने तकरीरें उठा के फेंकी है, तो आपका क्या ख्याल है कि हमने उनके मुंह पर, ये तो सिंबॉलिक होता है ना। सिंबॉलिक होता है, मेरा मतलब लोग उसको टेक्सचुअल समझते हैं ना सर। सारा पाकिस्तान कहता है कि भुट्टो ने पोलिश करारदाद जो है वो फाड़ दी वहां। बस ये आप ठीक कह रहे हैं, फाड़ी तो वही है, लेकिन वॉकआउट तो उसी पोलिश करारदाद से ही किया ना। मकसद तो ये एक ही बात है, फाड़ो उसको या वॉकआउट करो, यू सी। बट दिस इज द स्पीच दैट ही मेड ओवर देयर व्हिच रिसाउंडेड, और इनको बड़ा सूट करता था। और वो ऐसे, चूंकि आपको पता ही है हम ऐसी कौम है जो माशाल्लाह एक जबिल्लत, एक ताकत, एक जो है उसको दबदबे को, रोब को हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और हम पंजाबी में कहते हैं ना, जना है जी, फलाना जना है जी। और आप देखें कि सुल्तान राय की मूवीज हैं, ओए धरती अड्डी मार के तहसील आ जाएगा, और वो ही वाज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने कायम किया। बाकी तो ठीक है, लेकिन भुट्टो साहब की ये डेफिनेटली इर्तका हुआ और वो दब गई चीजें। देखें हमीदुर रहमान कमीशन क्यों पब्लिश नहीं की गई, हमीदुर रहमान कमीशन पर क्यों अमल नहीं किया गया। यार तुम्हारी कोई 1 इंच भी कोई रकबा जो है पर कब्जा करे तो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं अपने जाति के लिए। तो ये क्या आपका जाति, धरती माँ आपकी जाति नहीं है? ये धरती माँ 2 लख्त हो रही है और आप कमीशन बिठाते हो और फिर उस कमीशन पर ना उसको मुश्तहर करते हो, ना उस पर अमल करते हो। क्यों भाई, व्हाई नॉट? दुनिया में कभी ऐसे होता है कि आप एहतसाब ना करें? 1971 पे किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया पाकिस्तान। यही तो बड़ा जुल्म है, यही जुल्म है सर। ये तो भुट्टो का फेलियर है ना। भुट्टो का फेलियर है, मिनासुल कौम हमारा सारों का फेलियर है। देखें हम भी तो प्रेशर नहीं बिल्ड करते ना, या प्रेशर नहीं रखते। हम क्यों उसको जो है आज तक छोड़ गए हैं, उस बात को क्यों छोड़ गए हैं? क्रॉमवेल ने जब किया था तो उसकी लाशों को भी अगले ने निकाल कर जो है हड्डियां उसकी लटकाई थी, और आज तक वहां दोबारा ऐसी हरकत नहीं हुई है। तो हम क्यों नहीं करते हैं? क्रॉमवेल की वैसे उनको नहीं मिली थी हड्डियां, वो मैं बताता हूं। उसकी वजह ये थी कि क्रॉमवेल को पता था कि मेरे साथ ऐसे करेंगे, इसलिए उसने 2-3-4 जाली कब्रें बनाई हुई थी। तो लंदन में जहां से इन्होंने क्रॉमवेल का निकाला जाके, चार्ल्स सेकंड के लोगों ने, जो बादशाह जब वापस आ गया तो वो किसी और का बाद में पिंजरा, उस पर रिसर्च हुई है कि क्रॉमवेल ने तो कैमरे से करीब अपने आप को कहीं दफनाया हुआ। सिंबॉलिक ठीक है, सिंबॉलिक ठीक है, ये भी सिंबॉलिक है। अब अगर हम वहां से, अब अगर कहीं कभी हमारी तारीख को जो है आ जाती है, इतनी आगे ही आ जाती है, लोगों का इतना प्रेशर होता है और हम ज़ियाउल हक की कब्र को उठा के जो है उसका करते हैं, तो क्या ज़ियाउल हक की कब्र की हड्डी उसमें कोई मौजूद है? कुछ भी नहीं, उसका तो मिला ही कुछ नहीं था, जबड़ा ही था, कहते मिला खाली। सिंबॉलिक ही है ना भाई, सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक है। बट जो लेकिन खोसा साहब, क्या पाकिस्तान की तारीख कभी ऐसे नहज पे आएगी कि फौजी जर्नलों को भी अकाउंटेबल ठहराया जा सके? यस, आई एम वेरी सैंग्विन। मैं आपको बताऊं फिलहाल साहब, मैं एक तो मायूसी वैसे कुफ्र होता है, मायूसी कुफ्र है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि जिस तरह वो उनके फर्जंदे अर्जुमंद कहते थे कि देखता मैं अगर मेरा बाप जिंदा होता तो कोई ये वो बेनजीर वाला केस जो था 88 सुप्रीम कोर्ट वाला, जिसमें उन्होंने ज़ियाउल हक के उस हुक्म को, जो उसने कहा था कि गैर जमाती इलेक्शंस होंगे और गैर जमाती इलेक्शंस के लिए उसने कानून बनाया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है सेट असाइड करके, तो उसने कहा नहीं, पार्टी बेसिस पर ही इलेक्शन होगा। और फिर वो भी सेट असाइड की थी जो उन्होंने, जो उसमें कदगने लगाई थी पॉलिटिकल ऑर्डर में, जो ज़ियाउल हक ने की थी। तो वो, लेकिन फैसला उस वक्त हुआ था जब ज़ियाउल हक साहब अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। तो उनके फर्जंदे अर्जुमंद ने कहा देखता मैं अगर मेरा बाप जिंदा होता तो कभी ऐसा फैसला आता। बाहर ये हमारी बदकिस्मती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये वक्त आएगा। आप देखें कि जबिल्लत आप मशरकी पाकिस्तान या इस वक्त बांग्लादेश की देखें, 15 साल तक जो है उसने बड़ी जबर से, बड़ी जोरदार तरीके से हसीना वाजिद ने हुकूमत की है। मैंने अपनी उस किताब में सारा लिखा है, आप देखें। हसीना वाजिद की है, बड़ी जबिल्लत के साथ की है। उसने उसकी इकोनॉमी को कहाँ बढ़ा दिया, उसने उसको जो है उस मुल्क को कहाँ बढ़ा दिया। आज भी उसकी करेंसी है, उसकी जो है एक्सपोर्ट है, उसका सारा पटसन कहें या जो मर्जी कहें आप, लेकिन वो आज भी उसका हमसे ज्यादा रैंकिंग होती है इकोनॉमी में बांग्लादेश। कोई शक नहीं। जब बांग्लादेश में जिस तरह उठे हैं स्टूडेंट्स, और एक मामूली सी बात पे उठे हैं, कोटे पे उठे हैं, कोटे पे। अब आप अंदाजा करें कि जिस तरह अब इंडिया में हो रहा है कि एक कॉकरोच, एक जज ने कह दिया कि कॉकरोच बिल्कुल बेकार किस्म के लोग हैं, और एक बंदा आपकी अमेरिका में ही बैठा हुआ स्टूडेंट जो है उठता है और कॉकरोच पार्टी बना के, आज उसकी फॉलोइंग जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी है उसकी, मोदी की पार्टी से ज्यादा उसकी फॉलोइंग है। तो इसलिए आप देखें इंशाल्लाह। और इसी तरह इन्होंने जो नेपाल में हुआ था, वह भी एयरलिफ्ट करना पड़ा था। लेकिन नेवर अंडर एस्टिमेट द
पावर ऑफ द कॉमन मैन। जब भी ये उठेगा, और ये उठेगा यानी खोसा साहब, आपने मुझे बताया एक जमाने में कि आपने मैट्रिक किया 1960 में। जी जी बिल्कुल आपने मैट्रिक, तो इसका मतलब है कि किसी स्टेज पे क्या अजीज शहीद सोहरावर्दी के साथ आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हुआ, आपने देखा, उनको मिलेगा? मैंने बिल्कुल देखा उन्हें, और बल्कि उनके जो किस्से हैं आज भी चलते हैं। और एक दफा अटॉर्नी जनरल ने कहीं उनके चीफ जस्टिस की कोर्ट में कहा, माय लर्नेड फ्रेंड, तो वो सोहरावर्दी साहब कहने लगे, सर आई ऑब्जेक्ट टू इट, नाइदर ही इज लर्नेड नॉर ही इज माय फ्रेंड। लर्नेड फ्रेंड तो हम कॉमन आम पारस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर 1960 में आपने दिहाई में आपने मैट्रिक किया, इसका मतलब है कि आप जनरल अयूब खान का जो दौरे हुकूमत है वो आप देख रहे थे। अयूब खान के दौरे हुकूमत को जनरल जिया के साथ आप कैसे कंपेयर करते हैं? जनरल जिया को इस दौरे हुकूमत के साथ या मुशर्रफ के साथ कैसे कंपेयर करते हैं? नहीं देखिए, ये बदकिस्मती है कि ये बढ़ती चली गई। क्या क्या बढ़ती चली गई? ये जो इनकी फौजी, ये जो जिसको कहते हैं हम, एक उनको जो चस आ गई ना, उनको एक हमारी जबान में सराइकी में कहते हैं रत लग गई। ये इनको जो चस्का लग गया ना एक गवर्नेंस का, और इनको जो ये अयूब खान की गंदारा इंडस्ट्रीज के स्कैंडल को कौन नहीं जानता है, उनके जो फरजंद अर्जमंद ने जो कुछ किया कौन नहीं जानता है, फातिमा जिन्ना को जिस तरीके से हराया गया कौन नहीं जानता है। उधर मुजीबुर रहमान जो है वो चीफ पोलिंग एजेंट था ईस्ट पाकिस्तान में मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा का, और मोहतरमा फातिमा जिन्ना को सिक्योरिटी रिस्क कह के उन पर बैन लगा हुआ था कि वो उनकी ना कोई खबर दे सकता था, ना कोई अखबार में, ना कोई टेलीविजन तो उस वक्त होता ही नहीं था, या एक पीटीवी था, तो वो था। और फिर जिस तरह से टेलर मेड ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, भुट्टो साहब जो है उस वक्त अयूब खान के जो है वो मुतहर्रिक और सेक्रेटरी जनरल भी थे इनकी पार्टी के, और वो कैंपेन कर रहे थे अयूब खान की तरफ से, और वो जो है सनी भुट्टो कहते थे, उनका काफी करीब था, और भुट्टो साहब कहते थे कि यू शुड बी दी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनाने के लिए वो उनके करते थे। वैसे तो सिकंदर मिर्जा के वक्त से भुट्टो साहब आए थे, चूंकि भुट्टो साहब की जो ज़ौजा थी, उनका और सिकंदर मिर्जा की जो ज़ौजा थी, उनका जो है आपस में दोस्ती थी। और इस्फहान, ये दोनों ईरानियन डिसेंट की खवातीन थी ना, जो कराची के अंदर ईरानी कम्युनिटी थी, उसमें नाहीद इस्कंदर मिर्जा और नुसरत भुट्टो। एग्जैक्टली सिकंदर मिर्जा साहब का भी तो आपको पता ही है ना, वो एक लेटर है सिकंदर मिर्जा का, तो बाहर कैफ वो मैं इस वक्त नहीं चाहूंगा कि उसका जिक्र करूं, अगरचे उसमें भुट्टो साहब ने कहा था आपका जब तारीख मौरख लिखेगा तो आपको कायदे आज़म से भी बड़ा जो है वो होगा। वो लेटर का आपको मैं रेफरेंस दूंगा, वो जरा देखिएगा। एनीवे, जब सिकंदर मिर्जा को भुट्टो साहब ने अपना अयूब खान ने माजूल किया और मार्शल लॉ लगाया, तो उस वक्त भुट्टो साहब को उसने लिया। वो भुट्टो साहब डायनामिक, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, भुट्टो साहब पढ़े लिखे भी थे, he was a very smart पॉलिटिशियन भी थे। लेकिन भुट्टो साहब ने जो 65 की वॉर थी, 65 की वॉर, ये भुट्टो साहब का जो है ये वो कारनामा था, ब्रेन चाइल्ड थी। क्यों, वजह क्या थी? नहीं, भुट्टो साहब को गलतफहमी क्या थी? 65 की जंग क्यों हुई? नहीं देखें, इसलिए कि वो कहते थे कि चूंकि अयूब खान ने जिस तरीके से भोंडे तरीके से मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा को हराया था, यानी दुनिया का, पाकिस्तान का तो कोई शख्स जो है मोहतरमा फातिमा जिन्ना को हरा नहीं सकता था। वो जनरल हो, फील्ड मार्शल हो, डबल फील्ड मार्शल हो, कोई भी हो, लेकिन मोहतरमा फातिमा जिन्ना का मादर मिल्लत जिसे कहते थे सारी दुनिया, और ईस्ट पाकिस्तान में उसको जितनी पजीराई मिली और वेस्ट पाकिस्तान में जितनी पजीराई थी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। ये तो हमने खुद, क्योंकि मैं खुद उस एज ए स्टूडेंट में फातिमा जिन्ना के हम नारे मारते थे और उनके काफिलों में होते थे, तो हमने वो जोश और जज्बा हमने खुद देखा था। और ये एक मौरख ने लिखा भी है कि किस तरीके से जो है डिप्टी कमिश्नर्स को ऑर्डर हुआ कि इन बीडी मेंबर्स को जो है ये उठाओ, और इनको उन्होंने 2 दिन रखा। उन्होंने कहा आप अपनी डिप्टी कमिश्नर साहब और असिस्टेंट कमिश्नर और सारी एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर, उनको SHOs की ड्यूटी होती थी। वो देखिए ना, दो है तरीके। एक तो ये 80,000 या 84,000 बेसिक डेमोक्रेट्स थे, इन डेमोक्रेट्स ने प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया, ठीक? तो ये जो बेसिक डेमोक्रेट्स जब इलेक्ट हुए होंगे, वहां पर भी तो गंद हुआ होगा ना 80,000 को इलेक्ट करने में। वो डेफिनेटली गंद हुआ, बिल्कुल हुआ उसमें, लेकिन उनको जरूरत इसलिए ना आई क्योंकि वो एक तो नॉन पार्टी बेसिस पर थे। इन्होंने क्लेम किया कि हम तो स्वीप किया है हमने, चलें। वो उधर मोनेम था, वो भी बड़ा जाबिर गवर्नर था। इधर माशाल्लाह कालाबाग साहब थे गवर्नर, आपको पता ही है, ईस्ट और नवाब ऑफ कालाबाग थे। तो मुझे तो उनका जाती भी इसलिए हुआ कि मैं खुद जाके उस निशिस्त पर उस गवर्नर की सीट पर जाकर बैठा। उनकी तो जबलत मैंने देखी भी और सुनी भी और सारा कुछ किया। तो लेकिन बाहर कैफ ये है कि चूंकि उस वजह से अयूब खान को बहुत ज्यादा मूरद इल्जाम और तनकीद की जो है सामना अवाम पाकिस्तान से हुआ, तो वो इसलिए 65 की जंग को छेड़ा गया ताकि अयूब खान को रिहैबिलिटेट किया जाए। सो भुट्टो का अल्टीरियर मोटिव ये था कि जो बदनामी हो गई है 1964 के इंतखाबात की, जो धांधली की, जो गंद किया सियासत के अंदर, उसको ओवरकम करने के लिए इन्होंने एक जंग छेड़ने का फैसला किया हिंदुस्तान से।
मैं ये नहीं कहता कि अयूब खान उसमें शामिल नहीं था या शरीक नहीं था। यकीनन जब अयूब खान की आप एग्रेंडाइजमेंट के लिए कर रहे हो, उसकी इज्जत बहाली के लिए कर रहे हो, तो ये तो हो नहीं सकता कि इन आइसोलेशन किया हो। लेकिन ये जरूर है, अजीब बात है कि जंग छेड़कर अयूब खान साहब वो चले जाते हैं स्वात में चले जाते हैं अपना रिक्लाइन करने के लिए, वो इतनी सेंसिटिव बात को छेड़कर, और वो खुद जो है क्या वो रिक्लाइन करने चले जाएंगे वहां और भुट्टो साहब को तमाम अख्तियार दे देंगे। क्या नहीं, आप कह रहे हैं कि जो इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर, जो गुरिल्लास भेजे नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के, जो उन्होंने कहीं भेज दिए मेरा ख्याल है जून 1965 में, ठीक है, जून में, तो उस वक्त ये चले गए होंगे ना। एक्चुअल तो जंग जब एक्चुअली हिंदुस्तान ने हमला किया, वो तो फिर एक्चुअल जंग तो छिड़ी है कहीं सितंबर के 1-2 तारीख से ना, जब ऑपरेशन जिब्राल्टर वाला शुरू हुआ है। जिब्राल्टर के बाद दूसरा भी ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम दोनों फियास्को थे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अयूब खान साहब ये करके तो उन्होंने भुट्टो साहब को अख्तियार दे दिया, खुद वो चले गए स्वात में अपना वो प्लेयर ट्रिप के लिए, और इनको अख्तियार दे दिया कि आप फैसले करें। तो ये बहुत मैराथन सेशंस करते रहे उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ भी बैठ के, और सारा कुछ बैठ कर किया इन्होंने। लेकिन इन्होंने ये अंदाजा नहीं लगाया कि इंडिया किस तरीके से रिएक्ट करेगा फिर। और उसका इंडिया ने अगरचे कोसिजिन जब उसने रूस ने जब वहां ताशकंद में इनको बुलाया, तो वहां शास्त्री साहब की डेथ हो गई, और जो इनके फॉरेन सेक्रेटरी थे उसने आके कहा, वो लफ्ज तो जरा अच्छा मुनासिब नहीं है, सो एंड सो इज डेड। उसने कहा विच ऑफ द टू, भुट्टो साहब ने कहा वो अंग्रेजी का लफ्ज है, जरा मुनासिब नहीं है। मुझे याद आ गया है उसने क्या क्या था। शास्त्री की डेथ हो गई ना, डेथ शास्त्री की हुई, लेकिन जो फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा, उसने कहा जी फला फला इज डेड। गाली का लफ्ज है। मुझे याद आ गया बास्टर्ड से कहा थी। Which of the two? Which of the two? Which of the two? भुट्टो या बाकी वहां से जो है भुट्टो साहब का जो वो, लेकिन इनको गलतफहमी ये थी कि हिंदुस्तान रिएक्ट नहीं कर सकेगा बिकॉज हम सीटो सेंटो के मेंबर्स हैं, और चूंकि अमेरिका की वजह से नहीं कर सकेगा। फिर भुट्टो साहब को बाद में शक था, भुट्टो साहब ने खत लिखा अयूब को, एक मेमोरेंडम, जिसमें उन्होंने इस खत का इजहार किया कि अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन ने, लिंडन बी जॉनसन ने, इन्होंने हिंदुस्तान को उश्कल दी है, उनको टैसिटली अप्रूव किया है कि आप पाकिस्तान पर हमला करें, हम उसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। वो भी एक चीज है, बिकॉज पाकिस्तानियों को गलतफहमी थी कि चूंकि हम सीटो सेंटो के मेंबर हैं, इसलिए हिंदुस्तान हमारे नहीं मुहित नहीं, ये तारीख को मसफ नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, अगर इंडिया में अभी एक मूवी भी आई है और वहां प्राइम मिनिस्टर ने भी जो कुछ जाके कहा है आपने सुन लिया है, उस जो मूवी है उसमें भी उसने जो है इंदिरा ने चिट्टा जवाब दिया। उसने साफ कहा कि वियतनाम में जो तुम्हारे साथ हुआ है, डोंट ट्राई टू ये मुझे धमकी देने की कोशिश न करो, आओ फिर वी विल बी वेटिंग फॉर यू। एनीवे, मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका ने कोई उश्कल दी या नहीं दी, लेकिन ये है कि इंडिया ने 65 का बदला आके 71 में आपसे लिया। 65 में जो उसको वो, यानी क्योंकि देखें ये इंदिरा पर तनकीद होती थी कि भाई अगर तुम जीती हुई हो तो तुमने 65,000 बंदा या 63,000 बंदा क्यों दे दिया, 5,000 मुरब्बा मील भी क्यों छोड़ दिए तुमने, पाकिस्तान को दे दिए बगैर कुछ मनवाए हुए कि कश्मीरी कुछ तो मनवा लो। जीती हुई हो, तुम फातेह हो, तुम इस वक्त महारानी बन के आई हो, तुमने शिमले में जो है वो भुट्टो साहब की जो है सारा कुछ वो फौजी भी दे दिए। लेकिन मैं समझ नहीं रहा आपकी बात, आप किसको मिक्स करें, 65 की बात करें या 1971 की बात करें? मैं आपको ये दे रहा हूं कि 65 का बदला उन्होंने तैयारी करते रहे 71 में लिया आकर। आप गलतफहमी में हैं कि इंडिया अब भी जो आपने उनके जहाज गिराए हैं, इंडिया फिर उसी डगर पर आपके अफगान में भी और आपके बलूचिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी, बलूचिस्तान में भी, और वो जो सारा ऑपरेशन कर रहा है, फिर उसकी ममासलत में दे रहा हूं कि आपके 65 की वॉर के फियास्को या जो भी है, इंडिया में पे भी प्रेशर था। अब वही हम नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूं, आपने पूरी तारीख का अमल देखा है, ये बात तो बिल्कुल मुझे समझ आ रही है, जो लोग सुन रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे कि क्योंकि हिंदुस्तान को मई 2025 के अंदर एक ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा, जब खिलाफे तवक्को, उनको पता नहीं था कि PL-15 मिसाइल्स की रेंज कितनी है, उनके 5 एक जहाज गिर गए, उसमें कुछ रफेल भी थे। अब उसका वहां तो पी गए वो, लेकिन अब वो उसका बदला बलूचिस्तान में भी उतार रहे हैं, उसका बदला वो अफगानिस्तान के थ्रू भी उतार रहे हैं, वो KP के अंदर भी उतार रहे हैं, और अब हमने वो एक नया कटा उनको खोल के दे दिया है आजाद कश्मीर का, तो खुदा बेहतर जानता है कि उसका क्या होगा। यहां तक तो बात समझ आती है कि, लेकिन देखिए 71 में तो हिंदुस्तान जीत गया था ना, जब शिमला एग्रीमेंट हुआ, तो भी भुट्टो साहब ने एक रीजनेबल फेयर डील हासिल कर ली अपने से। उन्होंने अपने कैदी वापस ले लिए, 193 जो लोगों पे मुकदमा चलना था, 193 पाकिस्तानी फौजी अफसरान पे इंसानी हकूक का और रेप का, वो उन्होंने नहीं चलने दिया। वो तो चलता तो बेहतर होता पाकिस्तान की तारीख के लिए, अगर वो 193 पाकिस्तान के फौजी अफसरान का मुकदमा चलता, इनको सजाएं हो जाती तो शायद आगे हमारी हिस्ट्री मुख्तलिफ होती। लेकिन अपना रकबा भी वापस ले लिया, तो शिमला में तो भुट्टो ने कुछ कंसीड नहीं किया। क्या कंसीड किया उसने, जंग तो हम हार चुके थे। अरे बाबा यही तो मैं कह रहा हूं, उस पर तनकीद हुई, इंदिरा गांधी पर तनकीद हुई, उसकी हुकूमत पर तनकीद हुई कि आपने जीती हुई बाजी को कैसे शिमला में जो है उठा के उनके हाथ में थाली में दे दिया आपने। तो ये जो है उसका जो है रिएक्शन उसको भुगतना पड़ा उसका। लेकिन अब आप देखें ना कि हमारे यहाँ जो हमने तो कुछ तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। लेकिन वहां एक चीज है ना कि इंदिरा ने ये चीज हासिल कर ली कि मकबूजा जम्मू कश्मीर का इशू जो है वो अब बायलैटरल फोरम पे ही उठेगा, और वो यूनाइटेड नेशन में या थर्ड पार्टी के सामने नहीं जाएगा। तो उसकी जो इंटरनेशनल हैसियत थी वो कंसीड कर ली गई, भुट्टो साहब ने कंसीड किया।
भुट्टो ने उसको ये कहा कि अगर डेमोक्रेसी चलानी है तो तुम मतलब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर इंडिया। तो इस तरह की इन दोनों के दरमियान एक पर्सनल एडजस्टमेंट की डील भी हुई। इंदिरा और भुट्टो दोनों ऑक्सफोर्ड के थे। देखिए, पर्सनल एडजस्टमेंट की आप बात करते हैं तो फिर वाजपेयी और नवाज शरीफ के दरमियान भी जो था उसको भी कारगिल के नजर कर दिया गया। अगर आप पर्सनल बात करते हैं तो फिर मुशर्रफ और उनके दरमियान भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को खुद जाके मिलता है और वहां जाके कहते हैं, ये वहां भी था कि बॉर्डर्स को ओपन अप कर दो और जो है खुद ही ये रिजॉल्व होता रहेगा, बाद में इश्यूज होते रहेंगे। पर्सनल रेपो को बात छोड़ दें।